नमस्कार सर। मैं पुष्पन पांडे। इस प्रोग्राम को आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। सर, जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस प्रोग्राम को जो आज स्ट्रीम ऐड के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, इसमें सर सतना जिले के मुख्य रूप से आयोजित कर रहे हैं हम सतना जिले के फार्मर्स के साथ में। और साथ में हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे किसान भाई लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे आज के कार्यक्रम में। तो सर, जैसा अपन पहले डिस्कशन कर रहे थे कि विभिन्न विषयों पर अपन चर्चा रखेंगे, क्योंकि अभी खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है और मुख्य फसल हमारे सतना की और धान ही है। तो पैडी के ऊपर ही हम मुख्य रूप से चर्चा रखेंगे। अभी चूंकि बारिश अभी सीजन में अच्छी हो गई है और लोग बोनी का काम लगभग स्टार्ट कर दिए हैं, हर तरह से वो तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो हम लोग अब इस टाइम पे क्या-क्या चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे करना है और उनको क्या गाइडेंस इस टाइम पे देना चाहिए। जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे समस्या क्या आती है सर कि किसान भाई लोग अभी टेक्निकली उतना साउंड नहीं है कि वो एक तो सीड ट्रीटमेंट और अच्छे बीजों का चुनाव, और जब बीजों अगर वो नर्सरी का चूँकि पद्धति है अपने यहाँ, तो जो रोपित करते पौधों को जब रोपनी करने का जब टाइम आता है, तो किस तरह से जड़ों का ट्रीटमेंट करें या फिर किस तरह से जैसे अपना जो ऑर्गेनिक और जैविक जो खाद होती है, तो उस तरह उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इन सभी विषयों पे अपनी पैडी किस तरह से उसको हम ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए किस तरह से किसान भाई अपने खेतों को तैयार करें, और जब साथ में ही नर्सरी को अगर ठीक-ठाक नर्सरी तैयार हो गई तो उसको कैसे सही ढंग से किस तरह से ट्रीटमेंट करके उनको आगे फसल को खेत में लगवाएँ। जी सर। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। और इस समय खरीफ की मुख्य फसल आपके क्षेत्र में धान की फसल अच्छी होती है, लेकिन कुछ किसान भाई अरहर भी बोते होंगे, ज्वार भी या मक्का भी बोते होंगे थोड़ा बहुत, और यही बुद्धिमानी का है। धान के साथ साथ अन्य फसलें भी जो इस क्षेत्र में होता है जरूर लगाना चाहिए। ये बात अलग है कि धान का क्षेत्र है, ज़्यादातर किसान भाई धान की खेती करते हैं, तो लेकिन अन्य फसलों का भी समावेश होना चाहिए। और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि धान के साथ इस समय आप मक्का भी, ज्वार भी, अरहर या कहीं कहीं पर लोग सोयाबीन भी लगाते होंगे, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। मुख्य फसल धान, हमारे किसान भाई एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, और बहुत से हमारे किसान भाइयों या बहुत से जो जानकार हैं, ये धान को जलीय पौधा मानते हैं। जलीय पौधा नहीं है ये धान। खरीफ में होते हुए भी जलीय पौधा नहीं है। पानी में उगाते जरूर, लेकिन ये जलीय उस सिस्टम में नहीं आता, वो अलग पौधे होते हैं जलीय पौधे। तो किसान भाई जब भी हो, धान लगाने के लिए कई तरीके हैं। कुछ किसान भाई छिटकवा बोते हैं, कुछ लोग लाइन में सोइंग करते हैं, कुछ लोग रोपाई करते हैं। इन सब में रोपाई जो पद्धति है सबसे बढ़िया रहता है और पैदावार भी बहुत बढ़िया मिलती है। और इनमें रोपाई के लिए जो लंबी अवधि की है या मध्यम अवधि की है जातियां, जरूर चुनाव करना चाहिए। जातियों के बारे में तो हमारे पास बहुत सी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आजकल जो सबसे अधिक जो कि धान की किस्में अधिक लोकप्रिय हो रही हैं किसान भाइयों में, वो मैं कहना चाहूँगा कि पूसा बासमती धान कई नंबर से, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 2, पूसा बासमती 3, इसका ही है। कुछ लोग पूसा बासमती 1121 भी बहुत उगा रहे हैं। इसमें सुगंध भी होता है, पैदावार भी ठीक है और भाव भी मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत पहले एक IR8 के नाम से जानते हैं, लेकिन IR8 हम नहीं उगा रहे हैं, उसमें कोई कमियां आई। IR 64 IR64 या IR54 ये बहुत बढ़िया है। इस समय हम इसकी सिफारिश करते हैं कि इसको जरूर लगा करके एक बार देखें। धान बहुत पैदावार होती है, लेकिन धान में भी रोपाई इस समय अगर पौध तैयार है तो रोपाई करना बहुत है। और इसके लिए पहले से हमें सचेत रहना पड़ता है कि धान का जो हम नर्सरी निकालते हैं वहाँ पर जड़ें कम टूटे, और इसके लिए नर्सरी जब हम तैयार करते हैं उस पर भी हमें विशेष ध्यान रहती है। अगर सही तरीके से नर्सरी तैयार है तो जड़ें भी कम टूटेंगी। तो उनको सावधानी पूर्वक निकालने के बाद जड़ को थोड़ा सा जो मिट्टी लगी रहती है आप पानी में साफ कर दें, और एक बीजोपचार जरूर रहने, पौधों का उपचार भी करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बाजार में जो उपलब्ध हमारे किसान भाई जानते हैं, क्लोरोपाई की खाद, इसकी घोल बना लें। 1 लीटर में 5 ml कीटनाशक लगेगा, उसको घोल लें। और इस घोल के अंदर जो नर्सरी के जो जड़ हैं
उसको कम से कम 15-20 मिनट तक रहने दें। उससे जो शुरू में जो लगने वाले कीड़े या पत्ती खाने वाले रोग, ये बहुत कुछ नियंत्रण होता है और शुरुआत से हम बहुत कुछ नुकसान से बच जाते हैं। इसके अलावा बहुत से तरीके हैं। रोपाई के पहले अगर हम खेत में, हमारे किसान भाई नीम का उपयोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं, हम खुद करते हैं। नीम के दातुन, नीम के पाउडर, क्या नहीं उपयोग कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी पहले नीम के ही सब चीजें उपयोग करते थे। तो आज भी मैं कहूँगा कि नीम के जो तेल निकालने, तेल तो हम उपयोग करते ही हैं। जो खली है जिसका कि कहीं उपयोग नहीं कर पाते हैं, इस खली को भी हम क्या करेंगे कि थोड़ा बारीक कर लें और खली और यूरिया मिला करके डालेंगे, तो दोनों को एक दूसरे को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। यूरिया का जो प्रभाव है लंबे समय तक रहता है, अन्यथा यूरिया डालने के बाद बहुत कुछ हवा में करना चाहिए, उड़ जाते हैं, कुछ तेज धूप में उड़ जाते हैं, कुछ घोल होकर के नीचे चले जाते हैं। इसलिए यदि हम यूरिया और ये नीम की खल को मिला दें, कई जगह अब कंपनी इसको नीम तेल को मिला करके बाजार में उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन नहीं है तो आप 5:1 के अनुपात में, यानी 5 किलो नीम की खल बारीक करके और उसमें 1 किलो यूरिया मिला दें और इसको डाल दें, तो कीड़े का भी नियंत्रण होता है। खाद का जो असर है वो लंबे अवधि तक बनी रहती है। और ये नीम की जो खल है सड़ करके बहुत बढ़िया काम करती है, बल्कि केचुआ नहीं मरते हैं। और रासायनिक खाद, कीटनाशक या इस तरह से चीजें डालने से बहुत से केचुआ हमारे खेत से मर जा रहे हैं। इसलिए यदि इसका भी हमें समावेश करना समय की मांग है और जरूरी भी है, और हम अधिक से अधिक इसका नीम का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों के बीच में जो भी इस तरह की समस्या होगी जरूर करें। जहां तक बीज की बात है, वैरायटी की बात है, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर जल्दी लगाने वाली है तो JR75 के नाम से, कलिंगा के नाम से, ये बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी उपलब्ध है, कलिंगा है, पूर्वा है, लगाना चाहते हैं तो इसको भी समावेश करें। इस समय क्रांति करके भी बाजार में बहुत उपलब्ध है बीज, हमारे किसान भाइयों के बीच में, इनको जरूर उपयोग करना चाहिए। महामाया है, क्रांति है, पूसा के हमने नाम ही ले लिया, और इसके अलावा बासमती भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो किसान भाइयों से भी चर्चा कराइए, और जो किसान भाई इसके अलावा भी जानना चाहेंगे, जरूर मैं कहूँगा कि आपको किसान भाई हर तरह के, अरहर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अरहर इस समय हमारे किसान भाई जरूर, जहाँ वो पानी कम लगता है या कहना चाहिए कि पानी के धान के लिए पानी पर्याप्त नहीं मिलता है, वहाँ अरहर की हम बात करेंगे। और अगर सोयाबीन का क्षेत्र है, बहुत से क्षेत्र में हमारा सोयाबीन प्रदेश के नाम से जानते हैं, इस विषय में भी अधिक चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों की जो जातियों की चुनाव है वो जो भी उपलब्ध है, खासतौर से उनके आसपास सरकारी केंद्र हैं या NSC के हैं केंद्र, वहाँ से लेना चाहिए, किसी प्राइवेट वाले से नहीं लेना चाहिए। अगर विश्वास है उनके ऊपर तो प्राइवेट से ले सकते हैं, लेकिन उनसे रसीद लेना न भूलें। रसीद से उनसे एक जानकारी रहती है कि हम रसीद लेंगे तो कोई भी गलत काम या 420 वाला काम नहीं करेगा और सही बीज मिलेगा। तो उपचार करना, जो कीट नियंत्रण की बात करें तो इस अगर प्रतिभक्षक जितने भी कीट है तो वहाँ पर हम क्विनालपास जो 20-25 सीसी करके आता है, या क्लोरपाइरीफास, या आपका क्लोफेनोफास, हालांकि बहुत पहले हम ओस्टाथियन जो हम टाइजोफास के नाम से जानते हैं, इस पर बैन है, लेकिन उपलब्ध है। तो जहाँ पर एक जड़ के अंदर कीड़ा लगता है, गाल फ्लाई कहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। क्लोरपाइरीफास भी काम करेगा, लेकिन बहुत बढ़िया काम आपका ट्राइजोफास करता है। इस पर बैन लग रहा है, लेकिन जहाँ पर भी अभी भी उपलब्ध है कुछ क्षेत्रों में, तो यदि मिले तो ट्राइजोफास भी 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, पानी की मात्रा बड़ी फसल हो गई है तो 600-700 लीटर पानी प्रति हेक्टर लगेगी। अब बात आती है, कहीं पर किसान भाई कीड़े तो दिखाई नहीं देते हैं, कीड़े की जगह पर बीमारी आ जाती, बीमारी में पत्ती झुलस जाती है, कभी कभी बाली बनती है, उस समय बहुत से बीमारी आती है। तो बहुत से किसान भाई हमारे फफूंदनाशक तो डालते हैं, आपका मैंकोजेब है M45 के नाम से,
ये तो डालते ही हैं, लेकिन आजकल बाजार में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड कहिए, जो फंगल फंजीसाइडल भी है, बैक्टीरियसाइडल भी है, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कंट्रोल करता है। हालांकि हम इसको फफूंदनाशक, खासकर से गेरुआ जिन क्षेत्रों में, चाहे सोयाबीन पर या अन्य फसलों पर, गेहूं में, तो वहां पर ये हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, टाइडनिफान, ये फफूंदनाशक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत बढ़िया काम करता है। इसको भी जरूर, जहां पर भी पत्ते के ऊपर धब्बे दिखाई दें या पत्ती झुलसी हुई दिखाई दें या गर्दन तोड़ बीमारी आती है बाल के समय, उस समय किसान बहुत लेट हो जाते हैं और उस समय दवा डालते हैं तो जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिलता। यदि बीमारी में समय रहते हुए अगर हम छिड़काव कर दें केवल, तो बहुत अच्छा नियंत्रण होगा। यदि हम घंटों में केवल लेट हो जाएं, 2-4 घंटे लेट हो जाते हैं, तो नियंत्रण करने में हमें परेशानी आती है, खर्चा बढ़ता है और नियंत्रण जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो आप किसान भाइयों से भी चर्चा कराइए और जो भी होगा जरूर मैं चर्चा करूंगा अपने सर कुछ जानकारी किसान भाइयों का अपने। प्रश्न, जी सर, कुछ किसान भाइयों का प्रश्न भी ले रहे हैं। सर हमारे साथ अजय तिवारी जुड़े हुए हैं, सतना सिंह हैं। सर इनका कहना है कि हमने आईआर 64 लगाई है जी, और तो सर उसके हिसाब से क्या फिर उसका रोपा तैयार किए हैं, कैसी ये किस्म कैसी है, उसके बारे में जानकारी इनको चाहिए। जी 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 सर, देखिए, सर आपको आईआर फोटो 64 बढ़िया है। जैसे बहुत पहले आईआर एक फोटो, हेलो, जी अब ठीक ये है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है जी जी और जी कोई बात नहीं। जी जी हाँ, चलने जी दीजिए। आईआर 64 की बात करते हैं आईआर 64, आईआर 54, जी यानी 64 भी बढ़िया है, आईआर 54 ये बढ़िया है। पैदावार भी इसका बढ़िया, औसतन 130-135 दिन के आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि पैदावार भी, और हमारे किसान भाई इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो आप इसकी जो करीबन 40-45 कुंटल औसत उपज है प्रति हेक्टर, और ये करीबन जो दाना है लंबा है, पतला होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रतिरोधी है, कई बीमारियों के प्रतिरोधी क्षमता है इसमें, यानी बीमारियां भी कम लगती है। तो ये जरूर आपने बहुत बढ़िया किया, तिवारी जी ने लगाया, और किसान भाइयों को भी जरूर दिखाइएगा उनके खेत में ले जाकर। जी जी और ठीक है सर। उत्पादन सर लगभग इसका कितना होता होगा? 40-45 कुंटल, यानी औसत अगर अच्छा देखभाल है तो 50 कुंटल प्रति हेक्टर हो जाएगी आराम से। देखभाल, देखिए औसतन हम लोग उत्पादन की बात करते हैं, औसत उत्पादन तो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टर औसत। अगर अच्छा देखभाल, अच्छे समय पर खाद बीज या कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण कर लेंगे, जो भी अगर सामने आए, तो 50 कुंटल के ऊपर भी जाएगा, 50-60। जी सर। सर जैसा कि हम लोग और दूसरे सर, जैसे हम लोगों ने अभी बात की है कि जो जी किसान भाई लोग अभी जिस स्टेज में हैं, वो है कि उन्होंने धान का रोपा तैयार कर लिया है और नर्सरी में रोपा तैयार हो गया है और उसको अगले 2-4 दिन या 7 दिन के बाद उसको वो रोपित करेंगे खेतों में। तो सर जो जड़ों का है बीजोपचार, मतलब जड़ों का उपचार जो किया जाता है, उसकी पद्धति क्या है, उसके विषय में भी कुछ किसान भाई हमसे जानना चाह रहे हैं, जिसमें संजय तिवारी जी हैं वो बात कर रहे हैं कि कैसे उसको उपचारित करें। देखिए, आप देखिए जड़ निकालते हो, जब भी हम बराबर इस चीज की आपके सामने हम लोग रखते हैं कि जो नर्सरी बेड तैयार करते हैं, बढ़िया आराम से निकालना चाहिए। कभी कभी बीज नीचे चला जाता है तो जड़ निकालने में बहुत से जड़ टूट जाते हैं, तना भी टूट जाता है। तो अगर बारीक से निकालें, जितना अधिक से अधिक उसमें जड़ बने रहेंगे, उसको जड़ सहित निकालें, और थोड़ा सा पानी में जो मिट्टी लगी है, थोड़ा पानी में करके उसको एक तरह से साफ कर लें, और उस पौधों को एक बड़े बर्तन में क्लोरपाइरीफास, जो कीटनाशक है, बाजार में कई नाम से बिकती है, बाजार में कई कंपनियां अपने अपने नाम से, धनवान क्या क्या नाम से बेचते हैं, लेकिन जो क्लोरपाइरीफास 20 cc करके आता है, इसका 1 लीटर में 5 ml डाल करके घोल बना लें और बड़े बर्तन में रख लें, 15-20 लीटर का बड़े बर्तन में, थोड़े बर्तन में, और उसमें ये पौध है उसको छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए, और फिर निकालने के बाद रोपा के लिए ले जाए, ये ठीक रहेगा। जी जी। और
जी जी, उम्मीद करते हैं कि सर ये खाद जानकारी किसान भाई। जी, जी, जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, वो बहुत बढ़िया रहेगा। क्लोरपाइरीफास की जगह पर कुछ लोग ये आपका ये भी रखते हैं, बॉबिस्टिन भी मिला देते हैं उसमें, और कोई बात नहीं, तो फफूंद का भी नियंत्रण होता है। तो ये बीजोपचार जैसे हम लोग दाने दूसरे में करते हैं, इसी तरह से ये पौध जो नर्सरी है इसको भी उपचार करना बुद्धिमानी का काम। जी, जी, जी। जी सर इसका कुछ जैविक उपचार भी है क्या? मतलब हम रासायनिक उपचार तो जानते हैं, साथ में कुछ जैविक उपचार भी कर सकते हैं क्या? जैविक उपचार में यही है कि वो नीम की जो खल आती है, मैंने जी। कहना चाहिए कि खास तौर से जैविक उपचार में हम लोग ट्राइकोडर्मा का करते हैं। ट्राइकोडर्मा जो तना छेदक कीट लगता है, और तना जी। छेदक कीट के कारण आपने देखा लगाने के बाद जो गुठली होती है ऊपर वाला भाग वो सूख जाता है, जिसको हम लोग जी, अंग्रेजी में डेड हार्ट बोलते हैं, और किसान भाई जी, जी। उसको पोंगली सूख जाना बात करते हैं। तो उसके लिए हमें एक उसका बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। खासतौर से रासायनिक उपचार में कार्बोफुरान कार्बोफुरान एक दवा आती है 3G करके, कार्बोफुरान, इसको जरूर इससे बीजाप करें। ये हालांकि रसायन है, और नहीं तो नीम का जो घोल में नीम का उसको करके बीजोपचार कर सकते जी, जी। सर हमारे साथ हैं। गुलशन तिवारी हैं। गुलशन तिवारी पूछ रहे हैं कि जी ऑनलाइन ही है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उनका कहना है जी जी कि हाँ हाँ जो सर ये जो रोपनी तैयार करते हैं, वो उसके पौधों को कितने दिनों के बाद सही दिन कितने होते हैं कि हम उनको रोपित कर दें? कितने दिनों के बाद पौधों देखिए को दो तैयार बहुत पौधों को रोपित हाँ करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। मोटे तौर पर 25 दिन के अंदर, जी, 25 दिन के यानी 25 दिन का पौधा हो जाए नर्सरी, मोटे तौर पर हमारे जी। किसान भाई भी जानते हैं 25 दिन के बाद ही करना। एक महीना लोग कह देते हैं कि 25-30 दिन, लेकिन सही जी, 25 दिन जी। का है। लेकिन जो आजकल एसआरआई पद्धति में तो हम कहते हैं कि 10-12 दिन के अंदर आप निकाल लीजिए, लेकिन अलग से उसको श्री पद्धति से मदद से उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, और 12 दिन के पौधे को निकाल करके आप रोपाई कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई नर्सरी डालते हैं उसके लिए हम लोग कहते हैं 25 से 30 दिन के, जितना आप देर करेंगे उतना बल्कि पैदावार में उसके कले फूटने में समय लगेगा, जड़ पकड़ने में समय लगेगा। तो जी, जी। मोटे तौर पर जो किसान भाई कर रहे हैं 25 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, ठीक है 25 का 30 दिन भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन श्री पद्धति में तो 12 दिन के ही अंदर निकाल। जी, जी, जी। और सर हमारे साथ सर रिलायंस फाउंडेशन के एसएमएस जुड़े हुए हैं, अर्जुन गोती जी। जी जी उनसे भी थोड़ा-सा कुछ बोल पूछे बात। चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। अर्जुन जी नमस्कार, आपका भी हाँ स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार बहुत जी। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर केजे सिंह साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत बहुत कार्यक्रम आपको में भी। जुड़े सारे किसान भाइयों को इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे अभी परिचर्चा जी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, काफी आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें अभी समसामयिक सलाह, जैसे खरीफ में हम जो अभी धान की फसल की बुआई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो जी खरीफ की अन्य फसलें भी, जिसमें आप अभी सोयाबीन लेते हैं, उड़द लेते हैं, अरहर लेते हैं, उसको किस तरह से आपको किस्मों का चुनाव करना है, साथ में आपको उसमें क्या क्या बीज उपचार करना होता है, बीज उपचार के बाद में कितना बीज लेना है, साथ में कितनी दूरी पे आपको बुआई की विधि क्या है, कितना रखना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि जो खरीफ की फसल होती है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान लगभग 30 से 35% खरपतवार से होता है। तो उसके प्रबंधन के बारे में भी आपको सोचना है कि धान की कैसे उसमें रोकथाम करना है, क्योंकि हमारे यांत्रिक विधियां तो है ही है, साथ में हमें रासायनिक विधियों का भी, जो दवाइयां हैं उसका भी उपयोग करके हम इस सबसे बड़े जो नुकसान को हम रोक सकते हैं। तो इसी की परिचर्चा करते हुए हम अभी सारे किसान भाई जो हमारे बीच में जुड़े हैं, देख रहे हैं, और जो चैट के माध्यम से जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर आप डॉक्टर साहब दे रहे हैं। तो मुख्य तौर से अभी जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें ऐसे ही धान से ज्यादा संबंधित प्रश्न अभी शुरुआत में आए हैं। तो इसमें मुख्य तौर से आपने सर जवाब दिया है कि उसमें कौन कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, जैसे IR64 आपने बताया। साथ में किसानों का ये है कि पर हेक्टेयर कितना उनका उत्पादन रहता है, कितना अलग अलग वैरायटी का वो है। दूसरा इसमें क्या क्या बीज उपचार करना चाहिए।
तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इसी तरह से और IR64 के अलावा भी मैं किसानों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैरायटी अपने क्षेत्र में वो चुनाव कर सकते हैं उसमें। तो मुख्य तौर से हम धान की जो बात करते हैं डॉक्टर साहब कि किसान भाई ध्यान रखिए कि इसमें जो जल्दी, एक तो क्या है तो जल्दी पकने वाली वैरायटियां जो लगाते हैं, लगभग 90 से 100 दिन के आसपास की जो वैरायटी रहती है, जो किस्में हम लेते हैं उसमें सहभागी है, दंतेश्वरी है, इनका आप चुनाव कर सकते हैं, जो कि 100 दिन के आसपास में इसका वो होता है, अवधि रहती है। जो मध्यम अवधि की बात है जिसमें IR64 भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो कि 120 से 25 दिन, यानी 25 दिन से 125 दिन से कम किस्में, जैसे पूसा 1460 भी है, पूसा सुगंधा 4 है, पूसा सुगंधा 3 है, ये किस्में किसान भाई चयन कर सकते हैं इस समय पे। और इसके साथ अगर कोई किसी के पास बाद में भी संकर हाइब्रिड का वैरायटियां का चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी हाइब्रिड वैरायटियां भी हैं, उनको आप ले सकते हो। और फिर अलग अलग कंपनियों की कई हाइब्रिड वैरायटियां हैं, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप अपना चयन कर लीजिए। मुख्यतः से आपके क्षेत्र और आपके खेत के अनुसार आप किस्मों का चयन कर लीजिए। और मुख्यतः से उसके बाद में बीज उपचार की बारी आती है। डॉक्टर साहब ने जैसे बीज उपचार का बताया, बीज उपचार के लिए हम जैविक विधि है, रासायनिक विधि है, दोनों तरह के का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि फफूंदनाशक का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी बाजार में रासायनिक उपलब्ध है, कार्बन डाइजीन या बहुत सारे और भी ऑप्शन है। इसके बाद अगर जैविक आप बायोलॉजिकल करना चाहते हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा एक अच्छा ऑप्शन है, जो सर बता रहे थे कि और भी आप फसल आप लगाते हैं, जैसे कि अरहर है या आप उड़द लगाएंगे, जो भी फसल लगाते हैं उसमें जो जड़ सड़न और उगटा रोग होता है, उसके लिए ट्राइकोडर्मा एक अच्छा फफूंदनाशक है, जो कि आप बीज के साथ भी मिला सकते हैं। दूसरा, आप उसमें भूमि उपचार भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपना इस तरह की जो समसामयिक सलाह है, जिस तरह का अभी खरीफ फसलों की बुआई चल रही है और रोपा तैयार हो रहा है, तो इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब से पुष्पन जी को बिल्कुल सलाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने बहुत चीज़ें याद करा दी। और आपने जो बात की, धान तो हम लगाते ही हैं। और हेलो, तो धान के अलावा बुद्धिमानी यही है कि हमारे किसान भाई इस चीज़ को समझें कि अगर धान का क्षेत्र है, तो अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो 5-6 एकड़ में तो धान जरूर लगाएं। मैं कहूँगा कि क्षेत्र विशेष में धान लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 एकड़ ज़मीन में अन्य फसल भी लगानी चाहिए समय को देखते हुए। क्योंकि कभी मान लीजिए किसी कारणवश धान की पैदावार नहीं मिल पाई, तो हम दूसरी फसल से भी उसकी हर्जाना पूर्ति कर सके। तो इसके लिए जैसे आपने कहा अरहर भी हम जहाँ ऊंचा क्षेत्र है, कम पानी नहीं लगता है, तो वहाँ पर अरहर की हम जरूर बात करें। दूसरी बात, सतना और रीवा में सोयाबीन भी बोते हैं, तो सोयाबीन भी लगाना चाहिए, कम अवधि वाली, मध्यम अवधि वाली और लंबी अवधि वाली। तो इनका भी समावेश करना चाहिए। मूंग उड़द तो लगाते ही हैं रीवा सतना की तरफ, मक्का भी जरूर लगाना चाहिए। यानी मेरा ये कहना है कि कुछ क्षेत्रों में हम फसल उगाएं, कुछ क्षेत्रों में फल की सब्जी करें, कुछ में ये आपका फलों की सब्जी खेती करें, ये सबसे बढ़िया रहेगा। किसान भाइयों, हेलो। जी सर सुन रहे हैं क्या? जी बोलिए सर, कंटिन्यू करिए आप। तो किसान भाई सुन रहे हैं। हाँ, अरहर में जो आजकल ICPL 87 है, ये जल्दी पकने वाली है, और इसको भी जरूर आप लोग लगाइए, समावेश करना चाहिए। और एक है जवाहर अरहर, ये 4 नंबर, ये भी मध्यम अवधि की है, पैदावार अच्छी है। और एक नया आया है TJP, तांबे जवाहर तुअर, ये 501, ये भी मध्यम अवधि की है, पैदावार अच्छी है। और हमारे खास तौर से कृषि महाविद्यालय सीहोर पर तो निकाली गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की देन है, जो कि इस पर बहुत बढ़िया काम हुआ है और किसान भाई इसको उपयोग कर रहे हैं।
हेलो। हाँ जी सर, जी सर, हेलो। जी सर, जी हाँ सर, सुन आवाज रहे आ हैं। रही है। बिल्कुल सर, हाँ क्लियर आवाज़ अब है। बात आती है कि मक्का में भी बहुत से मक्का की किस्में हैं, खासतौर से जवाहर मटर, जवाहर मक्का 8 नंबर, जवाहर जी मक्का सर, 12 नंबर। सर जो लेकिन जो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है अपना, वहाँ पे जी मक्का मक्का का बहुत कम रकबा है, रकबा मतलब ना के बराबर नहीं, है। ये तो हमने अपनी तरफ, हाँ अपनी तरफ से बात की कि जी, समावेश होना चाहिए। बुद्धिमानी यही है कि केवल जी, जी। एक फसल पर न रुके, और एक फसल हुँ, में हुँ, भी केवल एक अवधि वाली नहीं, मध्यम हुँ, अवधि वाली होनी चाहिए, लंबी अवधि वाली होनी चाहिए, और कम अवधि हुँ। वाली भी होनी चाहिए। चाहे धान की जी, ही जी। बात करें, हर तरह की हुँ, हुँ, उपलब्ध है। जल्दी पकने हुँ, वाली, शीघ्र पकने वाली, कुछ देर से हुँ। पकने वाली, मध्यम अवधि वाली, और कुछ लंबी अवधि वाली भी जातियां हैं, जिसका हमें जी, जी, जी। समावेश करना बहुत जरूरी है। और जी, जी, खास जी। तौर से मैं जातियों का नाम ले, हमारे पास लंबी लिस्ट है, मैं हुँ, हुँ। थोड़ा सा उसकी चर्चा करना चाहूंगा कि जो जी। मध्यम अवधि की वह है, जैसा कि हमने क्रांति की बात की, ये 135-40 दिन में आ जाएगी। इसका हुँ, हुँ। दाना भी थोड़ा सा मोटा गोल होता है, और जी, पैदावार भी जी। 55-60 कुंटल प्रति हेक्टर है। और जी, पोहा जी। बनाने के लिए सबसे बढ़िया है। पोहा अधिकतर हमारे सतना, रीवा, या हम लोग भी पोहा खाते हैं। बढ़िया इसका उपयोग हुँ, हो हुँ। रहा है। हुँ, हुँ। पूसा बासमती भी इतने ही अवधि की है, और इसका पतला दाना है। और आजकल बहुत से प्राइवेट कंपनी भी, किसान भी इसको उगा करके अच्छा भाव ले रहे हैं, और हुँ। पैदावार के साथ साथ भाव भी अच्छा मिल रहा है, इसमें लाभ अच्छा मिल रहा है। अब जी। बात आती है बहुत देर से पकने वाली, तो स्वर्णा है, ये कई जातियां, सफरी है, 17, ये बहुत हैं हमारे पास। तो हुँ, हुँ। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि खरपतवार, जो खरपतवार नाशक है, बाजार में आजकल बहुत अच्छे अच्छे खरपतवार नाशक आ गए हैं। बहुत पहले बूटाक्लोर, बूटाक्लोर बाजार में उपलब्ध था। इसको रोपाई के 3-4 दिन के अंदर जरूर हुँ, उपयोग कर लेना चाहिए। देर करने से उतना हुँ। फायदा नहीं मिलता। जैसे रोपाई कर लिए तो 5-6 दिन के अंदर इसका उपयोग हम कर सकते हैं, बुटाक्लो। इसके अलावा बाजार में बहुत आजकल ये आपका खरपतवार नाशक है, खासतौर से धान में हुँ, रोपाई के 2-3 दिन के अंदर पायरोजो सल्फ्यूरान और बेन सल्फ्यूरान मिथाइल, ये 10 किलो प्रति हेक्टर घोल बना करके छिड़कना है, और रोपाई के 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन खड़ी फसल में आजकल सबसे बढ़िया जो काम कर रही है, मेक सल्फ्यूरान मिथाइल, जो 20 WP वेटेबल पाउडर है, और इसी के साथ क्लोरीम्यूरान 20%, ये भी वेटेबल पाउडर है। इसको दोनों मिला करके हम करीबन 20 ग्राम, 10-10 ग्राम ले लें, और हुँ। घोल बना करके अगर हम छिड़काव कर दें खड़ी फसल में, तो खरपतवार नाश का बहुत बढ़िया काम करता है। इसका भी उपयोग करें। कई कंपनियां हैं। कहने का ये मतलब है कि कंपनी का नाम हम न लेते हुए, जो रासायनिक नाम है हुँ। उस पर अधिक चर्चा करें। जिस किसान भाई को, जिस दुकानदार या जिस कंपनी पर विश्वास हो, वहां से जरूर लें। लेकिन पानी की मात्रा, जो हमारे किसान भाई प्रति हेक्टर बहुत कम उपयोग करते हैं, तो मेरी तरफ से कहना है कि 500 लीटर प्रति हेक्टर जाना चाहिए। 500-600 हो जाए तो कोई बुरा नहीं, 500 से नीचे जाने पर कवरेज कम होता है। तो कवरेज के लिए 500 लीटर पानी में इसको उसी हिसाब से घोल बना करके आप इसका छिड़काव जरूर कराएं। बेन सल्फ्यूरान जो है 60%, ये भी जस्ट वो है पाउडर, ये 100 ग्राम लगेगा। लेकिन इसका जो उपयोग करेंगे 15-20 दिन के खड़ी फसल में बढ़िया काम कर सकते हैं। जहाँ जी, जी। तक ये आपका कभी कभी रोग आ जाता है पत्तियों को झुलसने वाली, जिसकी हमने पहले भी बात किया। हेक्साकोनाजोल 5 EC करके आता है, हेक्साकोनाजोल। ये जी। फंजीसाइड है, बल्कि हम लोग इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड के लाभ लेते हैं। तो ये फंजीसाइडल भी है, बैक्टीरियल साइडल है। कई जगह पर फंगस और बैक्टीरिया दोनों एक साथ प्रकोप करती है। तो हमको इन यदि हम इसका उपयोग करें, हेक्साकोनाजोल का या प्रोपिकोनाजोल का, ये एक आता था, ट्राइसाइक्लाजोल,
ये 75% चूर्ण आता था, लेकिन जहाँ तक इस पर बैन लग गया है तो उपलब्ध नहीं होगा यदि, और इस पर रोक लगा हुआ है, तो यदि वह है तो इसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। खासतौर से बदरा रोग लगता है या सफ़ेद बाली हो जाती है फफूंद के कारण, इसको उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बैन लगा हुआ है तो मेरे को कम उम्मीद है। लेकिन इस समय आप प्रोपिकोनाजोल 25 WP, ये 25 WP है, ये प्रतिशत है, इसको घोल बना करके छिड़कना है। और हेक्साकोनाजोल 5 EC है, 5% इमल्सिएबल कंसंट्रेट है, इसको 1 लीटर प्रति हेक्टर, पानी की मात्रा वही रहेगी। और प्रोपिकोनाजोल का करीबन 500 ml रहेगी प्रति हेक्टर। इसको जरूर लक्षण दिखाई देते ही किसान भाई को जरूर समझाइश दें कि जैसे लक्षण दिखाई दे रोग का, उसी समय छिड़काव करें, इंतजार न करें। हम लोगों का अनुभव है कि यदि रोग लगने के बाद, प्रकोप होने के बाद, चाहे सोयाबीन हो, चाहे धान हो, चाहे अन्य फसल, ये घंटों में अगर देर हो जाती है, यानी 2-4 घंटे की अगर हम लेट होते हैं तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है और नियंत्रण बढ़िया सही तरीके से नहीं होता। कीड़े का तो एक बार हम चल जाता है कि 1 दिन 2 दिन बाद भी हम छिड़क लें तो बहुत बढ़िया से नियंत्रण कर लेते हैं कीटों का। लेकिन रोग का नियंत्रण करने में फफूंद हो जनित या जीवाणु जनित हो या वायरल, इनको हम समय पर अगर नियंत्रण करेंगे तो बहुत बढ़िया नियंत्रण होगा और कम परेशानी होगी। तो किसान भाइयों के अलावा मैं ये चीज और कहना चाहूँगा कि कभी कभी धान के पत्तियों को लपेटने वाले कीड़े आ जाते हैं 30-35-40 दिन के अंदर। पत्ती लपेटक कीट, जिसको हम लोग लीफ रोलर के नाम से जानते हैं, ये पत्ती को लपेट लेती है और उसके अंदर बैठ करके उसके क्लोरोफिल को खा जाती है। क्लोरोफिल को खाने से बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर हमको प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, इसको आप 750 ml प्रति हेक्टर घोल बना करके जरूर छिड़काव करें, ये बहुत फायदा करेगा। जहां तक हेलो 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 हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हाँ, जी ये सर, थोड़ा कंटिन्यू। बीमारियों के बारे, हाँ बीमारियों जी के जी बारे में थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता हूँ, अपना अनुभव कि जी बीमारियों में तो नियंत्रण बिल्कुल समय पर करना बहुत बुद्धिमानी का काम है, वही एक सही तरीका है। चाहे जी बीजोपचार कर लें, बीजोपचार से या नर्सरी में कर लें, या बीजोपचार तक बुआई के समय नमक का भी घोल बनाकर करते हैं बोने से पहले, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। नमक का घोल बनाकर करते हैं, छिड़कावा विधि जो करते हैं। लेकिन खड़ी फसल में कभी कभी ये लपेटक कीट बहुत नुकसान करते हैं, तो यहाँ पर हमको प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन का एक मिक्सचर आता है, बाजार में कई दाम से बिकता है। इसका जरूर जी 750 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़के। और कहीं जी कहीं पर ये आपका एक आता है तना छेदक इल्ली, तना छेदक जी इल्ली का भी प्रकोप होता। यहाँ पर हम अगर बुआई के समय कार्बोफुरान 3G, ये जी कीटनाशक को अगर हम डाल देते हैं तो बहुत कुछ राहत मिलती है। और नहीं तो बाद में आपको एक आता है, बहुत बढ़िया काम करता है, उसका नाम है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। ये दानेदार है और ये कहना चाहिए बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, और इसको जरूर उपयोग करें। कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड कोरोडेन या कई के नाम से बाजार में उपलब्ध है, इसका जी जरूर जी उपयोग करें। ये जी सर। करीबन 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर ये खासतौर से है। एक चीज और मैंने कहना चाहूँ, किसान भाई, स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट बाजार में उपलब्ध जी है, इसको भी लोग उपयोग करते हैं तो रोग का भी नियंत्रण होता है। और बैक्टीरियल जो आपका बैक्टीरियल है, स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट, और एक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये दोनों फफूंदनाशक का रेट बैक्टीरियल साइडल अधिक है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बैक्टीरियल साइडल है, मतलब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। इन दोनों को मिला करके अगर हम घोल बना कर छिड़के तो बहुत बढ़िया काम करता है। खास तौर से जो लीफ ब्लाइट आता है, जीवाणु
जी सर। हेलो अर्जुन जी, अर्जुन जी अनम्यूट करिए अपना। जी जी। अर्जुन जी आप सुनाई दे रहा है आपको अर्जुन जी? हेलो सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इशू हुआ है शायद। अर्जुन जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर। हाँ जी सर, जी सर। अब धान की बात बहुत सी है, किसान भाई का और प्रश्न रखें तो, और जी उनके जो अपने सामने आ रहे हैं, जो हमारे दिमाग में, वो हमने अधिक बात जी की जी। है। लेकिन सर किसान भाई एक जानकर यदि एक सर एक उनकी सर बात। एक जी सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसान भाई ने पूछा है कि अभी जैसे जब पौधे जी रोपित कर दिया जाएगा खेत में, तो उसके बाद जो एक मुख्य जी समस्या है आने की उनकी गुंजाइश है सर, कि खरपतवार, जो सकरी जी। पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों हाँ तरह के हाँ खरपतवार धान की फसल में आते ही हैं। तो सर अभी इस अवस्था हाँ में जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसान भाई अपने बीजों का या फिर अपने फसल का या जड़ों का कर रहे हैं, उस टाइम पे खेतों में क्या ऐसा स्प्रे हाँ। छिड़काव करें या कौन सी दवा का प्रयोग करें, चाहे वो बायो में हो, जैविक में हो या फिर रासायनिक में, ऐसी कौन सी दवा है सर कि जिसका उपयोग करने पे खरपतवार कम से कम उगेगा खेतों में? ऐसा कुछ समाधान अभी बताया जा सकता है क्या सर? जी हाँ, देखिए सबसे बढ़िया बात है, जहाँ हम रोपाई करते हैं, रोपाई करने के साथ ही यदि हम खेत अच्छा तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उसमें फसल अच्छी होगी, खरपतवार कम होते हैं, बशर्ते खेत जी को अच्छा मचा लें। यदि जी। नहीं मचा पा रहे हैं और रोपाई कर देते हैं, तो रोपाई के 2-3 दिन के अंदर ये क्रेटिला क्लोर 50 सीसी करके ये निदानाशक है, ये 1.5 किलो प्रति हेक्टर घोल बनाकर छिड़कना है। रोपाई के 2-3 दिन के अंदर एक छिड़काव कर दें, या पायरोलोजा सल्फ्यूरान, ये 10% आता है, इसको भी ये पाउडर है 250 ग्राम प्रति हेक्टर, या बेन सल्फ्यूरान मिथाइल और प्लस प्लेटिला क्लोर, दोनों 5-5 ग्राम लेकर के 10 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर एक छिड़काव कर देना चाहिए। खड़ी फसल में तो मैंने बात की मेट सल्फ्यूरान मिथाइल। मेट सल्फ्यूरान मिथाइल जो है ये आपका और क्लोरोम्यूरान, ये दोनों मिलाकर के 10-10 ग्राम 20 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करें, और खड़ी फसल में 15-20 दिन की पर। यहाँ कभी कभी चौड़ी पत्ती आ जाती है। हेलो जी जी सर। हेलो। जी 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 सर। जी कभी कभी चौड़ी पत्ती आती है, तो जो हम गेहूं में उपयोग करते हैं 2,4-D कार्ड, 2,4-D जो गेहूं में उपयोग करते हैं, उसको भी हम धान में उपयोग कर सकते हैं। खास तौर से जहां पर चौड़ी पत्ती वाली जो समस्या है, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, वहां पर 2,4-D भी बहुत बढ़िया काम करेगी। और 2 लीटर प्रति हेक्टर वही घोल बना करके छिड़कना है वही 15-20 दिन की फसल पर। तो चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वो नष्ट होंगे और बढ़िया समय पर नियंत्रण हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, खड़ी फसल में तो मैं कहूंगा कि रासायनिक नियंत्रण ही सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा, बीच में जी काफी किसानों का सबसे पहले ये प्रश्न आ रहा है कि धान का बुआई का उचित समय क्या है। अभी जैसे साइड में चैट चल रहा है तो वो अपने प्रश्न कर रहे हैं, तो सबसे मेन जी उनका है कि धान की जो फसल है उसका बुआई का समय उचित क्या है, रोपा कब डालें और खेत में कब लगाएं सर, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। हाँ, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। रोपाई और खाद के बारे में तो हम जो है हमारे किसान भाई बहुत से जानते हैं, लेकिन एक ही चीज हमारे किसान भाई जो बुआई के समय करते हैं, हमें मालूम है कि अधिकतर जो बारिश की शुरू होती है अपने मध्य प्रदेश में, वो जून के तीसरे चौथे हफ्ते में बारिश शुरू हो जाती, मानसून आ जाता है। लेट लतीफ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए हमें नर्सरी तैयार करना चाहिए। मैं मान के चलूं कि यदि हमारे जून के महीने में मानसून आने वाला है, तो पहले हफ्ते में हमें नर्सरी डाल देना चाहिए। और नर्सरी जैसे 25 दिन की हो जाए, उसको निकाल करके रोपाई करना चाहिए। लेट हो रहे हैं तो 25 का 30 दिन भी चलेगा, लेकिन 30 से
अधिक अगर नर्सरी पुरानी हो रही है तो पैदावार पर विपरीत असर पड़ता है। तो एक तो इसका सबसे बढ़िया बात, जहाँ तक एक कतार से दूसरे कतार की दूरी है 20 सेंटीमीटर रखें। जल्दी पकने वाली है तो जल्दी पकने वाले जो पौधे हैं उनको 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, और मध्यम अवधि की है तो 10 के बजाय 15 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। ये तो बात रही आपके कहना चाहिए कि धान की बोने की बात। जहाँ तक समय की बात है, जैसे मानसून, अगर पानी की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है तो किसान भाई थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाई हमारे मानसून की जो बारिश होती है उसके आधार पर करते हैं। तो आप धान की जो रोपाई है, हमने कहा 25-30 दिन के बाद, नर्सरी के बाद आप धान जुलाई में अच्छा खेत बचाने के बाद, कहना चाहिए कि अच्छी तैयारी करने के बाद ही रोपाई करें। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का ये प्रश्न है कि उनने अभी IR 64 किस्म का अभी रोपा अभी तैयार कर रहे हैं, तो वो लेट तो नहीं हुए, ऐसा उनका कहना है। तो कुछ किसान भाई तो की हाँ धारणा ये है कि लेट हो गए तो ऐसा ना कि उत्पादन कम हो उनका। हाँ, बात तो सही है बिल्कुल। आपका जो शंका है ये हमारे किसान भाई लेट मतलब लेट, और लेट का भुगताना तो पड़ता है पैदावार में जाकर के। क्यों है कि लेट हो जाने से धान की फसल को कल्ले जो फूटती हैं, कल्ले फूटने का पूरा समय नहीं मिलता है। इसलिए जो लंबी अवधि की जितनी भी फसलें हैं, खासतौर से IR 64 की बात कर रहे हैं, ये 120 दिन की फसल है, हम मान के चलते हैं। और 120 दिन में अगर हम समय पर रोपा करेंगे तो उसके कल्ले फूटने का जो समय मिलेगा अच्छा। अगर लेट होंगे तो कल्ले कम फूटेंगे, बढ़वार कम होगी, तो निश्चित रूप से बालें कम लगेंगी, बालें छोटी रह जाएंगी और दाने कम रहेंगे। तो लेट होने पर तो पैदावार पर असर पड़ती है, लेकिन अब क्योंकि लेट होंगे, इस समय आप नर्सरी की बात कर रहे हैं तो नर्सरी के डाल करके आप 20-25 दिन वैसे ही लेट हो जाएंगे। और तो ये थोड़ा सा लेट तो हो गए, लेट हो रहे हैं, तो नर्सरी न डाल करके अगर कहीं से उपलब्ध है तो नर्सरी वाला पौधा ले करके रोप लगा लें। नहीं तो जल्दी पकने वाले जो धान के फसलें हैं, ये जातियां हैं, जैसे हमने एक नाम लिया था JR 75, JR 345, ये आजकल हमारे किसान भाई के पास भी है और बहुत जगह पर किसान भाई इसको लगा भी रहे हैं। जवाहर धान ये 345 और जवाहर 75 और जवाहर 201, ये 100 दिन के अंदर पक जाती है। इसको जरूर आप लगा सकते हैं। जवाहर 201 का दाना भी पतला है, जवाहर 345 का मोटा दाना है, और वर्षा आधारित अनेक कम पानी में भी ये पैदावार मिल जाएगी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी सर। इसमें क्या है कि जो धान की रोपाई मध्य जून से, जब भी मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है, मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ये उचित समय है। अगर आप अभी रोपा डाल रहे हो तो रोपा के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे, तो फिर उत्पादन में फर्क पड़ता है। तो जो भी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होते हैं तो प्रथम जुलाई तक अपना बुआई कर लें। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और आ रहा है किसान भाइयों का कि खाद, क्या उचित मात्रा में खाद का उपयोग करना चाहिए और कब कब डालना चाहिए, ऐसा मतलब हमारा जो बिल्कुल देखिए, खाद के लिए है जो जल्दी पकने वाली है, हम लोगों को जो सिफारिश की गई है, जो बहुत जल्दी पकती है उसमें तो हम 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिफारिश करते हैं। 30 किलो स्फूर प्रति हेक्टेयर ये तत्व के रूप में, और 30 किलो पोटास की प्रति हेक्टेयर की। लेकिन जो 120 दिन में पकने वाली हैं, इनको हम 70 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो स्फूर और 30 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में हम उपयोग करने की बात करते हैं। अन्य 100 किलो नाइट्रोजन और 70 किलो स्फूर और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर देने की बात आती है। अब इसको यदि हमारे किसान भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमारे पास कौन कौन से खाद उपलब्ध हैं। देखिए, यदि धान है और आपके पास कौन कौन सा विकल्प है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। जो जल्दी पकने वाले, खासतौर से जहां यूरिया इसमें करीबन
यूरिया, सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश है, तब तो हमको प्रति हेक्टर 217 किलो यूरिया लगेगी, 375 किलो सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, और 65 से 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश लगेगा। यदि यूरिया के साथ यदि आप डीएपी के साथ देना चाहते हैं तो डीएपी इसमें 130 किलो लगेगी, 165 किलो यूरिया और 65 किलो के करीब म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये अलग अलग विकल्प हैं, तो आपके ऊपर है कि कौन सा है, उसको जरूर उपयोग करें। अब बात आती है कि कब कब देना चाहिए। तो धान के रोपाई के जैसे रोपाई करते हैं, वो तो खेत तैयार करते हैं, उसमें हम खाद तो डालते ही हैं, लेकिन रोपाई के 15 से 20 दिन के अंदर एक टॉप ड्रेसिंग जरूर कर देना चाहिए। कुछ किसान भाई अभी जैविक की बात कर रहे थे, तो जैविक जो विधियां हैं, पीएसबी कल्चर भी इसमें मिलाते हैं, और भी एजिटोबैक्टर आजकल बाजार में उपलब्ध है। एजिटोबैक्टर रोपा लगाने के पूर्व एजिटोबैक्टर का घोल बना लें, और घोल के लिए 3 पैकेट मैंने जो भी है 15-20 लीटर पानी में घोल बना लें, और 15-20 मिनट तक उस घोल में, इसको एजिटोबैक्टर के घोल में पौधे को रहने दें, और उसके बाद ही ले जाकर के रोपाई करें। तो ये जो एजिटोबैक्टर है धान में बहुत बढ़िया काम करता है। कहीं कहीं पर नीला काई भी उपयोग कर रहे हैं, और नीला काई के लिए बाजार में इसका पाउडर उपलब्ध है। पानी में आप इसको पाउडर को घुरक सकते हैं, और इससे बढ़िया काई जम जाती है, और वो बाहर से नाइट्रोजन ले करके पौधे को देती है। तो किसान भाई इसको हम उपयोग करें। हरी खाद तो पहले से तैयार है तो ठीक नहीं था, इस समय हरी खाद तो नहीं दे सकते हैं, रोपाई में हरी खाद का उपयोग हम कर सकते हैं। कब कब देने की बात है, तो पानी एक तो रोपाई के बाद, और एक गभोट मतलब बाली निकलने का समय रहता है, उस समय देना बहुत जरूरी होता है। खाद को उस समय आप देंगे तो दाने भी बड़े मजबूत बनेंगे, वजन आएगा और बढ़िया पैदावार मिलेगी। तो इसका जरूर ध्यान है। और जहाँ तक जो रोपाई के समय स्फूर वाला जो भी खाद है, तो सिंगल सुपर फास्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटाश पूरा दे दें, और आधार के रूप में ये जो आपका नाइट्रोजन है उसको 2 से 3 भाग में करके देंगे तो बहुत बढ़िया है। 15-20 दिन पर दें, एक आधी मात्रा 15-20 दिन पर दें, और या रोपाई के 15-20 दिन बाद एक दे दें। अर्जुन जी एक और क्वेश्चन है, अर्जुन जी एक लास्ट क्वेश्चन है, खेत में पानी की कमी हुई, दीपक पटेल का एक क्वेश्चन है, उसको ले लीजिए एक बार जी। डॉक्टर साहब, किसानों का काफी इसमें जो खरीफ की फसल रहती है धान की, इसमें पानी का बहुत महत्व रहता है। तो किसानों की एक रहता है कि कितना खेत में कितना इंच पानी रखें, कब तक पानी भर के रखें, और कई बार बारिश में खींच हो जाती, लंबी बारिश का जो गैप हो जाती है उसमें कमी हो जाती कई बार, तो उसमें किस तरह से उसका प्रबंधन करें। तो सिंचाई या उसका पानी का प्रबंधन किस तरह से धान की फसल में करें, वो एक किसानों का प्रश्न आ रहा है इसमें सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और यही चीज मैंने अपनी बात रखने के पूर्व ही हमने बात की कि किसान भाई को ये, हाँ, या अधिकतर लोगों को हमने देखा कि ये लोग सोचते हैं कि धान बिना पानी के नहीं हो सकता। तो ये मेरा कहना था पहले ही कि जो धान है जलीय पौधा नहीं है, तो धान के खेत में यदि 3 से 4 इंची पानी है रोपाई के बाद तो सफिशिएंट है, इससे ऊपर हो जाता है तो फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही करता है। और जब हम खाद डालते हैं तो पानी, बल्कि जो भरा हुआ पानी है उसको अलग कर दे, और मुश्किल से 3 या 4 इंची ही पानी रखे खेत, 3 से 4 इंची ही पानी सफिशिएंट है, और उसी में जो भी आप यूरिया डाल रहे हैं उसी में डालना चाहिए, अधिक पानी भरे खेत में नहीं डालना चाहिए। और खेत में जब गभोट हो उस समय खेत में नमी की कमी नहीं होने, खेत में जो जमीन है कहना चाहिए कि पानी की
कमी किसी हालत में नहीं होना चाहिए। गभोट मतलब बाले निकलते वक्त, और दाना दूधिया अवस्था, पानी खेत में मतलब बना रहना चाहिए 3-4 इंच। इससे अधिक पानी की जरूरत नहीं पड़ती है धान में। बहुत से किसान भाई अधिक से अधिक भरने की कोशिश करते हैं, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है, बल्कि 3-4 इंच से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। और जब भी हो आप यूरिया डाल रहे हैं, उसमें आप नीम तेल मिला करके डालेंगे तो अधिक फायदा है, नहीं तो नीम खल जो होता है उसको बारीक करके ही दोनों मिला करके 5:1 के रेशियो में खेत में डालें तो अधिक फायदा मिलेगा। पानी और कुछ? हेलो, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी। और जो किसान भाइयों का एक प्रश्न था वो आपने बताया कि पानी 3 से 4 इंच 5 इंच तक बनाए रखना चाहिए, और जो विशेषता जो क्रांतिक अवस्था है जिसको कहते हैं कण से निकलना, गबोट बनते टाइम, इस समय पानी की कमी बिल्कुल खेत में होना नहीं चाहिए दाना भरते टाइम। तो जो भी जो क्रांतिक अवस्था है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को, और समय समय पे अपना खेत में पानी का जो स्तर बनाए रखना चाहिए, और यूरिया डालते टाइम हमें पानी नहीं होना चाहिए। सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह से आपने सर काफी अच्छी जानकारी दी इसमें, तो किसान भाई निश्चित तौर पे उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा उनको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो फेरोमोन ट्रैप है इसको भी लगाना ना भूलें। प्रकाश प्रपंच लगाना खेत में जरूर लगाएं, उससे हमको कीड़ों के प्रकोप के बारे में बहुत कुछ जानकारी उनके प्रकोप होने के पहले ही समझ में आ जाती है, उसको उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारी तरफ से, और किसान भाइयों को बहुत बहुत जी। अर्जुन जी, ये लास्ट में अंकिता त्रिपाठी हैं, उनका एक क्वेश्चन आप ले लीजिए। पूछ रहे हैं कि मेरा रोपा 20 दिन का है, मेरे रोपे में हल्का पीलापन आ रहा है, तो परिस्थिति में क्या करें? बीमारी का लक्षण है कि पानी के लक्षण, पानी की वजह से है? नहीं, बीमारी का नहीं है, ये किसी तत्व की कमी है। और जब भी आप खेत तैयार करते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि जिंक की कमी होगी, और बीमारी होती तो जरूर वो बताते कीड़े लगे हैं या धब्बे बने हैं। फिर भी ऐसे हालत में 20 दिन का पौधा हो गया तो एक मैंको जेब का जरूर छिड़काव करवा दीजिए। मैंको जेब 45 M45 के नाम से बाजार में मिलता है। 1 लीटर पानी में 2.5-3 ग्राम पाउडर को घोल बनाएं और एक छिड़काव कर दें, और फिर पौधे निकाल करके रोपाई करेंगे। या रोपाई करना है, 20 दिन की फसल हो चुकी है, पौधा निकालने हैं, रोपाई के तुरंत बाद एक M45 का या हेक्साकोनाजोल का तो मैं अभी नहीं कहूँगा, M45 2.5 ग्राम या 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके एक छिड़काव जरूर करा दीजिए। और जिंक सल्फेट भी जरूर खेत में डालें। जिंक सल्फेट दानेदार खाद है, इसको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ना 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट दानेदार खाद ये जरूर डालने की कोशिश करें। ये जिंक की कमी है, जिन क्षेत्रों में हम ये धान लगा रहे हैं जिंक की कमी भी महसूस हो रही है। जी सर। जी जी। अर्जुन जी, आपने देखा पूरे कार्यक्रम को, कोई अगर पार्ट छूट गया हो तो आप बताएं, उसको भी हम लोग अभी कवर कर लेंगे। और सर अभी वहाँ से जुड़े हुए हैं, नहीं तो हम लोग क्लोज करने की तरफ कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। नहीं, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें जो धान का सबसे शुरुआत में हमें समय किसानों को बताया कि किस समय पे उचित समय रहता बुआई का, साथ में कौन कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए, जो कि अभी काफ़ी इसमें चर्चा हुई है कि जो उन्नत किस्में हैं उनका चयन करें, उनकी अवधि के अनुसार समय के अनुसार चयन कर लें। उसके बाद में बीज उपचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीज उपचार एक ऐसा है टीकाकरण करना जो कि आने वाले समय में जो फसल में रोग लगते हैं, कीड़े लगते हैं, या उनकी उपचार के लिए यहाँ पे एक जरूरी है, तो उसके लिए भी चर्चा की। दूसरा, उर्वरक एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जो फसल बुआई रोपाई करते हैं तो उर्वरक का काफ़ी आवश्यकता होती है कि क्या क्या किस समय किस उचित उर्वरक की बात हमने की यहाँ पे। साथ में एक खरपतवार प्रबंधन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने अच्छे दान के बारे में बताया, कौन कौन से आप खरपतवार नाशी का उपयोग करके अपनी फसल को खरपतवारों से बचाव कर सकते हैं।
इसके साथ में सर ने ये भी बताया कि आपको इस परिचर्चा में कि हमें जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कीड़े अगर आते हैं तो किस तरह से हमें कीड़े बीमारियों के लिए अभी जैविक प्रपंच है जिस तरह का है ना, जो लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, इनका उपयोग करते हुए कीड़ों की पहचान के साथ साथ ये कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने कवर की है इसमें, खाद, हरी खाद का एजोला, सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अगर इसके अलावा आपको कुछ आ रहा हो तो आप बता दीजिए, और बाकी आप समापन की ओर ले जा सकते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने बात सब चीज़ें हैं, फिर भी मैं अपने तरफ से कहूँगा कि खासतौर से जो इसमें धान में तना छेदक कीट लगता है उससे नुकसान होता है, अगर एक दो पौधे भी दिखाई दें उस समय हमको कार्बोफ्यूरॉन 3G या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G का 20 किलो 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से एक छिड़काव भुरकाव कर देना चाहिए खेत में, लेकिन पानी की मात्रा वही 3 इंच से ऊपर न ले जाए, और उसमें ये डालेंगे तो अधिक फायदा होगा। और एक चीज़ और मैं कि जैसे बीमारी जहाँ नहीं समझ में आए और धब्बे आए तो हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का एक छिड़काव करने के लिए जरूर तैयार हैं हमारे किसान भाई, और नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 किलो और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 60 ग्राम, ये दोनों एक मिला करके प्रति हेक्टर घोल बना करके छिड़काव कर दें, जिससे कि रोग से जो अधिक नुकसान होता है हमारे धान में वो जरूर इससे उनको राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और हमने आपकी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद अर्जुन जी। एक बार किसान भाइयों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी अनुरोध ये है कि अगर कोई भी समस्या और कुछ आती है तो विशेषज्ञों से जुड़ने के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो है 1800-419-8800, इस नंबर पर भी वो संपर्क कर सकते हैं और सुविधा ले सकते हैं। और हम आपके लिए भविष्य में इस तरह से फिर से प्रोग्राम करेंगे और सर का सानिध्य हमको मिलेगा जिसमें हम लोग और विषयों पे चर्चा करेंगे, जिसमें अगर धान पे जो अभी खरीफ की फसलें हैं उस पर अगर किसी तरह के कीट पतंगों का अगर अटैक होता है तो उन विषयों पे भी हम चर्चा आगे इस तरह से ऑनलाइन डिजिटल मोड में प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप सभी लोग जुड़े इस प्रोग्राम में, सभी को धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। मुख्य रूप से सर ने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया उसके लिए धन्यवाद। अर्जुन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टिड्डी वालों का भी ध्यान रखिएगा, टिड्डी आने की भी संभावना है जिन क्षेत्रों में प्रकोप हुआ है, तो किसान भाइयों को सचेत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।